हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा को करिकुलर का एग्जाम होता है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज। ठीक है, ये हमारा कंपलसरी होता है सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बीए के हों, बीएससी के हों या फिर बीकॉम के हों। ठीक है, 100 क्वेश्चंस इस एग्जाम में करने के लिए आते हैं और समय दिया जाता है इसको करने के लिए 2 घंटे का। तो देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट ईयर यानी 2025 में आए थे। 2024, 23 और 22 की जो वीडियोस हैं एग्जाम पेपर की वो ऑलरेडी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोगों को मिल जाएगी। और 2024 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए भाई, पेपर होता है हमारा बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होता है। जिसकी जो लैंग्वेज है वो उसमें देखते चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से टूट जाते हैं और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी पर्यावरण को जो हानिकारक चीजें होती हैं उनके प्रभाव को कम करते हैं। देन पूछा गया है, सतत विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करना सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ना तो केवल यह है कि केवल आर्थिक वृद्धि को बढ़ाया जाए या फिर जनसंख्या वृद्धि की दर को कम किया जाए, किसी एक चीज पर नहीं है। उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 पर, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का लक्ष्य एसडीजी कौन सा है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो कौन सा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है सीधा सीधा गरीबी का उन्मूलन करना। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 पर पूछा है, सर्कुलर अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत कौन सा है। सर्कुलर अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है कि दीर्घकालिकता और मरम्मत के लिए डिजाइन करना। ठीक है, डिजाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड रीयूज। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 पर, सर्कुलर अर्थव्यवस्था प्रथाओं को लागू करने का एक प्रमुख लाभ क्या है। इसको लागू करने का प्रमुख लाभ है हमारा संसाधन संरक्षण और पर्यावरणीय प्रभाव में कमी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछा है कि उद्यमिता सतत विकास में कैसे योगदान कर सकती है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे योगदान कर सकती है। ये योगदान कर सकती है ऐसे नवाचारी समाधान तैयार करके जो पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को संपादित करें। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा जो यहाँ पर है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछा है कि सतत उद्यमिता का एक उदाहरण कौन सा है। सतत उद्यमिता का जो उदाहरण है वो है हमारा एक कंपनी शुरू करना जो इको फ्रेंडली सामग्रियों और प्रथाओं का उपयोग करे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कानून है। पर्यावरण कानून जो है वो है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ऑप्शन बी इसलिए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि 1980 का वन संरक्षण अधिनियम किसके लिए बनाया गया था। ये बनाया गया था वन संसाधनों का संरक्षण और रक्षा करने के लिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 10 पर पूछा है कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो वो कौन सा हमारा अंतरराष्ट्रीय समझौता था, ये था हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है, परिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं। परिस्थितिकी जो हमारे प्रमुख घटक होते हैं वो बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों होते हैं। तो जैविक और अजैविक दोनों कारक यहाँ पर परिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक हैं। देन पूछा गया है कि एक परिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की भूमिका क्या होती है। एक परिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की भूमिका होती है कि वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। उत्पादक के नाम से पता चल रहा है ना, यानी किसी चीज का उत्पादन करना। देन पूछा गया है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन से जीव होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी जीव होते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, जो मुख्य रूप से किस पर, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14 पर पूछा है कि परिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या होती है। परिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों की जो भूमिका होती है, डिकम्पोजर्स, उनका होता है कि मृत जीवों को तोड़ना और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है, खाद्य श्रृंखला क्या है।
खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला होती है एक श्रृंखला जिसमें प्रत्येक जीव अगले जीव पर भोजन के स्रोत के रूप में निर्भर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तब क्या एक फूड चेन बनती है। देन दिया गया है कि खाद्य जाल क्या दर्शाता है। खाद्य जाल किस चीज को दर्शाता है? कि पारिस्थितिकी तंत्र में कोई ओवरलैपिंग खाद्य श्रृंखला है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो उत्पादकों से उपभोक्ताओं और फिर अपघटकों की ओर होता है। ठीक है, पहले होगा हमारा प्रोड्यूसर्स की साइड, प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स एंड देन डिकम्पोजर्स। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो एवरी ईयर उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट होकर आते हैं, तो आप लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर जरूर देख कर जाइएगा एग्जाम देने से पहले। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा है कि परिस्थितिकी पिरामिड क्या दर्शाता है। परिस्थितिकी पिरामिड जो होता है वो किस चीज को दर्शाता है? ये दर्शाता है प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर जीवों की संख्या को। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि किस प्रकार का परिस्थितिकी पिरामिड प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर जीवों के जैव द्रव्यमान को दर्शाता है। ठीक है, तो ये दर्शाता है हमारे जैव द्रव्यमान का पिरामिड। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा कैसे बदलती है। खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा होती है वो बदलती है कि प्रत्येक स्तर पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा घटेगी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि भगवत गीता की किस तकनीक की सहायता से निर्णय लेने में तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है मानसिक और अनासक्ति का अभ्यास करके। ऑप्शन जो हमारा बी है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 22 पर पूछा गया है कि निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण की कौन सी मुख्य विशेषता होती है। मुख्य विशेषता होती है दीर्घकालिक और तात्कालिक प्रभावों पर विचार करना। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन नंबर 23, भगवत गीता के अनुसार परिणामों से जुड़े बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कौन सी अवधारणा है। तो ये अवधारणा होती है हमारी कर्मयोग। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा ए है वो करेक्ट होगा, यानी कि परिणामों से जुड़े बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करना। तो ये क्या कहेगा हमारा कर्म। देन दिया गया है भगवत गीता के अनुसार संघर्ष के समय निर्णय लेने के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। संघर्ष के समय निर्णय लेने के बारे में सुझाव दिया गया है कि एक ज्ञानी सलाहकार से मार्गदर्शन प्राप्त करना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन 25 पर पूछा गया था कि समग्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में नैतिक निहितार्थों पर विचार क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि सभी स्टेक होल्डर्स के मूल्यों के साथ मेल खाने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि समग्र प्रबंधन किस पर ध्यान केंद्रित करता है। किस पर ध्यान केंद्रित करेगा समग्र प्रबंधन? दीर्घकालिक स्थिरता के लिए विभिन्न पहलुओं को संतुलित करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा गया था फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में एक मुख्य दुविधा क्या है। मुख्य दुविधा होती है इसमें लाभ बनाम रोगी की भलाई। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट होगा। ये क्या है? दुविधा है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के लिए। देन 28 पर पूछा है फार्मा कंपनियां नैतिक मार्केटिंग को कैसे संतुलित करती हैं। ये संतुलित करती हैं दवा की जानकारी में पारदर्शिता सुनिश्चित करके। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है ओवर द काउंटर दवाओं की मार्केटिंग में एक मुख्य चुनौती क्या है। एक मुख्य चुनौती है लाभ बनाम पहुंच। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है हमारा ए। देन दिया गया है निजीकरण में अक्सर क्या जोखिम पर होता है। निजीकरण में जोखिम पर क्या होता है? इसमें जोखिम पर होता है सार्वजनिक भलाई बनाम कॉरपोरेट लाभ। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक होता है शिक्षा और मजबूत इच्छा शक्ति। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 32 पर पूछा गया है स्वामी विवेकानंद ने चरित्र निर्माण में आत्मविश्वास के बारे में क्या कहा। इन्होंने आत्मविश्वास के बारे में कहा कि यह सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है स्वामी विवेकानंद चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में भय को कैसे देखते थे। तो ये भय को ऐसे देखते थे कि भय एक कमजोरी है जिसे दूर करना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा गांधी के 7 पापों में से एक है। तो इनके 7 पापों में से एक है बिना काम के धन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा गांधी के 7 सामाजिक पापों में से नहीं है।
जो नहीं है वो है हमारा मानवता के बिना विज्ञान। ऑप्शन बी डी यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सभी जो है वो इनके पापों में से है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 36 पर पूछा गया है कि गांधी के 7 पापों में विज्ञान के दुरुपयोग का कौन सा पाप संबंधित है। विज्ञान के दुरुपयोग का जो है हमारा वो मानवता के बिना विज्ञान संबंधित है। उसके बाद 37 पर पूछा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता की एक बच्चे के जीवन में प्राथमिक भूमिका क्या है। प्राथमिक भूमिका क्या होती है माता पिता की एक बच्चे के जीवन में कि मूल्यों और नैतिकताओं का रोपण करना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है डॉक्टर कलाम के अनुसार शिक्षक को सबसे अधिक किस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे अधिक किस पर ध्यान देना चाहिए। एक शिक्षक को रचनात्मक और जिज्ञासा का पोषण करना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है यहाँ पर कि डॉक्टर कलाम के अनुसार शिक्षक राष्ट्र के भविष्य को कैसे आकार देते हैं। कैसे आकार देते हैं, छात्रों को बड़े सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करके। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पर पूछा है प्रबंधन में धर्मनिरपेक्षता मूल्य क्या होते हैं। धर्मनिरपेक्षता मूल्य होते हैं ऐसे मूल्य जो सभी व्यक्तियों के प्रति न्याय, समानता और सम्मान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि पारंपरिक भारतीय कृषि में कौन सी प्रथा मिट्टी की उर्वरता को प्राकृतिक रूप से बनाए रखती है। प्राकृतिक रूप से बनाए रखती है हमारी फसल चक्रीकरण। ठीक है, जो क्रॉप रोटेशन होता है ये क्या करती है, जो हमारी भारतीय कृषि है उसकी उर्वरता को प्राकृतिक रूप से बनाए रखती है। देन क्वेश्चन नंबर 42 पर पूछा गया है पारंपरिक भारतीय प्रथाओं में पवित्र उपवन की भूमिका क्या होती है। पवित्र उपवन की भूमिका होती है जैव विविधता की रक्षा और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा। पवित्र उपवन बना लेते हैं ना वनों में, कहीं कहीं पूजा का स्थान जहाँ पर हम कि जो वन होते हैं वनों का संरक्षण करते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 43 पर पूछा गया है कि पर्यावरण गुणवत्ता की जैव समीक्षा में सामान्यतः किसका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है वन्य जीवों और पौधों के स्वास्थ्य का। उसके बाद पूछा है कि पानी की गुणवत्ता की जैव समीक्षा में निम्नलिखित कौन सी विधि सामान्यतः प्रयोग की जाती है। तो जो प्रयोग की जाती है विधि वो होती है हमारी मछलियों और जलीय पौधों की प्रजातियों का विश्लेषण। देन पूछा गया है कि जैव समीक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक प्रजाति पानी के स्रोतों में प्रदूषण का संकेत दे सकती है। तो संकेत दे सकती है संवेदनशील प्रजातियां जैसे मैफ्लाई। ओके, उसके बाद पूछा गया है भाई पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरणीय प्रदूषण का प्रबंधन और सुधार करना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित सामान्य मानक कौन सा है। तो इसमें सामान्य मानक जो हमारा पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित है वो है ISO 14001। देन पूछा गया है पर्यावरण प्रभाव आकलन। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मुख्य लक्ष्य क्या है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है हमारा परियोजना शुरू होने से पहले संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करना। देन क्वेश्चन नंबर 49 पर पूछा गया है रिपोर्ट में जो हमारी EIA रिपोर्ट है सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो इसके अंदर शामिल होती हैं संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और समन उपायों का विश्लेषण। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पर पूछा है पर्यावरणीय ऑडिट का एक प्रमुख घटक क्या है। पर्यावरणीय ऑडिट जो होता है उसका प्रमुख घटक होता है हमारा पर्यावरणीय नीतियां और प्रथाएं। उसके बाद दिया गया है खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किस स्तर पर होती है। सबसे कम ऊर्जा जो होती है आपने देखा होगा एक फूड चेन में, वो किस स्तर पर होती है, तृतीय उपभोक्ता। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। हम सभी जानते हैं मुख्य ऊर्जा स्रोत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए होता है सनलाइट। ओके, देन दिया गया है खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर विशेष रूप से कौन से जीव होते हैं। सबसे शीर्ष पर जो विशेष रूप से जीव होते हैं वो होते हैं हमारे एपेक्स शिकारी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 54 पर पूछा है इन सीटू संरक्षण से क्या तात्पर्य है। तो इन सीटू यानी जो प्रजाति है हमारी उसको उसी के स्थान पर रखकर संरक्षण देना, और एक्स सीटू उसको उसके प्राकृतिक स्थान से हटाकर कहीं दूसरी जगह पर संरक्षण देना।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण। देन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है। इन सीटू संरक्षण का जो हमारा यहाँ पर उदाहरण है वो है वन्य जीवों का अभ्यारण्य स्थापित करना, यानी उन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो लेके ही जा रहे हैं अगर हम कुछ चीज बना रहे हैं ना। देन दिया गया है एक्स सीटू संरक्षण क्या होता है। एक्स सीटू संरक्षण होता है हमारा प्रजातियों का उनके प्राकृतिक वातावरण से बाहर संरक्षण। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 57 पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है। एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है हमारा वानस्पतिक उद्यान। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है वन्य जीवों के अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है लुप्त प्रायः प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करना। देन पूछा गया है कि व्यक्तिगत रूप से जो प्रदूषण है, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण में मदद करने का एक तरीका क्या है। तो प्रदूषण में नियंत्रण करने में एक तरीका हो सकता है हमारा कि सामग्री का कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना, उनका पुनर्नवीनीकरण करना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 60 पर पूछा है वायु प्रदूषण कम करने में कौन सी क्रिया मदद करती है। तो वायु प्रदूषण कम करने में हमारी कौन सी क्रिया मदद करती है। पेड़ लगाना और हरी जगहों का अनुरक्षण करना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है जैव विविधता पर कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य हमारा होता है कि कन्वेंशन का उद्देश्य होगा वैश्विक जैव विविधता की रक्षा करना। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। देन दिया गया है कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए जाना जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो हमारा जाना जाएगा, तो वो कौन सा है। वो है हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, याद रखना। उसके बाद पूछा गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य है भाई ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को समाप्त करना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उसकी स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना की गई थी हमारी ये जो है यहाँ पर 2010, ठीक है, यानी सन 2010 में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है एनजीटी किससे संबंधित मामलों को संभालता है। जो एनजीटी है वो हमारे किससे संबंधित मामलों को संभालता है, पर्यावरणीय विवाद और मुद्दे। उसके बाद दिया गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है AQI, क्या मापता है। तो ये मापता है भाई वायु प्रदूषण स्तर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नाम से ही पता चल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो क्या नापेगा, वायु प्रदूषण स्तर। देन क्वेश्चन नंबर 67 पर पूछा है AQI द्वारा सामान्यतः कौन सा प्रदूषक मापा जाता है। कौन सा प्रदूषक मापा जाएगा AQI के द्वारा सामान्यतः नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कौन सी AQI श्रेणी अच्छी मानी जाती है। जो AQI श्रेणी अच्छी मानी जाती है वो होती है हमारी 0 to 50। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। इससे अधिक जो है वो हमारी क्या एयर क्वालिटी खराब होती है। देन दिया गया है भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है। तो ये जो जोर देता है ये देता है सतत प्रथाएं और प्रकृति के प्रति सम्मान पर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण नाम आ रहा है, आप देख लिए, तो प्रकृति के प्रति सम्मान। देन दिया गया है भारतीय पारंपरिक प्रथाओं में कौन सी विधि वर्षा के पानी को कैप्चर और संग्रहित करने के द्वारा जल संरक्षण में मदद करती है। तो भारतीय पारंपरिक प्रथाओं में से है ना, तो ये होती है हमारी वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 71 पर पूछा गया है निजी एकाधिकार की ओर बढ़ते समय क्या चुनौती होती है। चुनौती होती है हमारे सामने बढ़ा हुआ नवाचार बनाम कम सुलभता। ठीक है, यानी कम समर्थता। देन दिया गया है निजीकरण की एक सामान्य दुविधा क्या होती है। निजीकरण में सामान्य दुविधा होती है दक्षता बनाम समानता। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है निजीकरण अक्सर किसे प्राथमिकता देता है। निजीकरण जो होता है ये लाभप्रदता बनाम सार्वजनिक सेवा को प्राथमिकता देता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है आर्थिक उदारवाद में एक सामान्य दुविधा क्या होती है। इसमें सामान्य दुविधा होती है मुक्त बाजार बनाम
सरकारी नियंत्रण। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। और भाई क्वेश्चन नंबर 75 पर दिया है, उदारवाद में क्या दुविधा उत्पन्न होती है? उदारवाद में दुविधा उत्पन्न होती है वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाम स्थानीय उद्योग संरक्षण। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि सोशल मीडिया पर साइबर सुरक्षा संतुलित करने में क्या चुनौती सामने आती है? इसमें चुनौती सामने आती है उपयोगकर्ता की संलिप्तता बनाम गोपनीयता संरक्षण। देन क्वेश्चन नंबर 77 पर पूछा है कि ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों को किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो इनको करना पड़ता है स्थिरता बनाम लाभप्रदता का। ओके। देन दिया गया है कि मानकीकरण अक्सर किसे बलिदान करता है? मानकीकरण जो होता है वो अक्सर नवाचार बनाम लागत नियंत्रण को बलिदान करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 79 पर दिया गया है कि गुणवत्ता मानकों के संबंध में एक सामान्य दुविधा क्या होती है? इसमें सामान्य दुविधा उच्च गुणवत्ता बनाम कम लागत होती है। देन दिया गया है कि कंपनियां गुणवत्ता मानकों को कैसे संतुलित करती हैं? ये संतुलित करती हैं ग्राहक संतुष्टि बनाम उत्पादन लागत के द्वारा। देन क्वेश्चन नंबर 81 पर दिया गया है कि प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों की निम्नलिखित कौन सी विशेषता होती है? तो इनकी विशेषता होती है हमारी नैतिक और औपचारिक जो सिद्धांत होते हैं उन पर जोर देना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 82 पर दिया गया है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR का मुख्य ध्यान किस पर होता है? इसका मुख्य ध्यान होता है आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का संतुलन करने पर। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन 83 पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायी अपने CSR योगदान के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि टाटा ट्रस्ट के माध्यम से? तो ये कौन सा है? ये है हमारा रतन टाटा। ओके, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से दिए गए हैं निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? निर्णय लेने में, ठीक है, तो निर्णय लेने में जो हमारा समग्र दृष्टिकोण होगा वो किस पर जोर देगा? पूरी प्रणाली और इसके प्रभावों पर विचार करना कि प्रणाली क्या है। देन दिया गया है निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण होता है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में चरण होता है हमारा विकल्पों का मूल्यांकन करना। देन क्वेश्चन नंबर 86 पर दिया है कि भगवद गीता में अर्जुन किस बात के लिए भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे या प्राप्त करते हैं, है ना? तो उन्होंने प्राप्त किया था ये मार्गदर्शन और स्पष्टता। ऑप्शन बी। देन 87 पर पूछा है कि प्रबंधन में भगवद गीता की कौन सी तकनीक लागू की जा सकती है? यानी मैनेजमेंट के अंदर भगवद गीता की हम कौन सी जो टेक्निक है वो यूज कर सकते हैं? परिणामों से जुड़े बिना कार्य करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन दिया गया है भगवद गीता के अनुसार निर्णय लेने के संदर्भ में धर्म क्या है? धर्म नैतिक कर्तव्य और सच्चाई है, ठीक है, आप अपनी मोरल ड्यूटी अच्छे से करते जाइए। देन दिया गया है समग्र प्रबंधन में एकीकृत सोच का क्या अर्थ है? एकीकृत सोच का अर्थ होता है व्यापक समाधान खोजने के लिए विविध परिप्रेक्ष्यों को संयोजित करना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 90 पर दिया गया है निर्णय लेने की प्रक्रिया में फीडबैक की क्या भूमिका होती है? फीडबैक की भूमिका होती है कि यह निर्णय और रणनीतियों को सुधारने में मदद करता है। अगर हमारे पास किसी चीज का फीडबैक है तो हम क्या करेंगे? हेल्प होगी डिसीजंस लेने में, ठीक है, और स्ट्रेटजीज बनाने में। देन क्वेश्चन नंबर 91 पर पूछा गया है मानवीय मूल्य क्या है? मानवीय मूल्य क्या होते हैं? सही और गलत के बारे में विश्वास रखना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन 93 पर दिया गया है कि भारतीय संगठनों में किस मूल्य पर आमतौर पर जोर दिया जाता है? तो भाई भारतीय संगठन में हम सब लोगों को क्या सिखाया जाता है? सबसे ज्यादा बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है ईमानदारी किस प्रकार का मूल्य है? ईमानदारी जो होती है वो हमारा सामाजिक मूल्य है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है भारतीय संगठनों में टीम वर्क के लिए कौन सा मूल्य महत्वपूर्ण है? किसके लिए? टीम वर्क के लिए। टीम वर्क के लिए होता है भाई सहयोग करना, आपस में क्या है? कोऑपरेट करें। देन दिया गया है व्यवसाय प्रबंधन में मूल्यों की क्या भूमिका होती है? व्यवसाय प्रबंधन में मूल्यों की भूमिका होती है कर्मचारियों और नैतिक आचरण अपनाने में मदद करना, ठीक है, कर्मचारियों को नैतिक आचरण अपनाने में मदद करना। देन दिया गया है मूल्य आधारित संगठन में कौन सा मूल्य होता है प्रमुख? तो इसमें जो प्रमुख मूल्य है वो होता है कर्मचारियों की भलाई। उसके बाद पूछा गया है कि व्यवसाय में विश्वास बनाने के लिए कौन सा मूल्य महत्वपूर्ण है?
व्यवसाय में अगर हमें विश्वास बनाना है तो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है ट्रांस कल्चरल यानी कि अंतर सांस्कृतिक मूल्य क्या होता है। ये मूल्य हमारे ऐसा मूल्य है जो विभिन्न संस्कृतियों में सार्वभौमिक रूप से सम्मानित होता है। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कौन सा मूल्य संगठनों में नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो ये मदद करता है हमारा रचनात्मकता में। ठीक है, रचनात्मकता जो होती है वो मूल्य संगठनों में नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करती है। किसी चीज में भाई क्रिएटिविटी अगर हम कर रहे हैं कुछ ना कुछ नया, तो उसमें क्या होगा, मूल्य संगठन उस चीज का या नवाचार बढ़ जाएगा। तो ये हो चुके हैं हमारे 100 क्वेश्चन जो है सोल्व। ओके, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडीज के पूरा क्वेश्चन हमारा पेपर जो है वो सोल्व हो चुका है। और आगे की वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और अपने जो बाकी के एग्जाम्स पेपर हैं उनको भी सोल्व कर सकते हैं।